सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9वीं का अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय निर्धनता एक चुनौती, इसका 5वां भाग पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें हम आज पढ़ेंगे निर्धनता के कारण, निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता के कारण क्या है और उसके उपाय क्या है, इसके विषय में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में काफी मदद करूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है, मैंने वो चीज बताया है जो आपकी पुस्तक में 9th क्लास के जो NCERT की बुक है उसमें दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बताया गया है कि औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया, जैसे कि वस्त्र। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेज भारत आए थे, किस लिए आए थे? वो व्यापार करने आए थे। मसाला यहाँ से ले जाने के लिए आते, कालीकट के तट पर आते थे और वहां से मसाला लेके जाते थे। धीरे धीरे उनका जो प्रभाव है या वो इसकी ओर झुकने लगे, यहाँ के जो बाजार है उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें यहाँ का कपड़ा पसंद आने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना कंपनी डेवलप किया और यहाँ के वस्त्र ले जाते थे। और बहुत सारे समय बीतने के बाद अंग्रेज लोग यहाँ के जो व्यापार को ठप कर दिए, ठीक है। पहले तो यहीं का व्यापार अपने देश में बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे यहीं के व्यापार को ठप कर दिए। और जो कपड़ा का जो बिजनेस था, भारत में जो कपड़ा बहुत अच्छा होता था, धीरे धीरे उस व्यापार को उसने नष्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे क्या औपनिवेशिक सरकार यहाँ बहुत कुछ बनाई तो जरूर, लेकिन यहाँ के जो व्यापार है हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया। बहुत सारे उद्योग धंधों को उन्होंने नष्ट भी किया था। जो यहाँ के कुटीर उद्योग होते थे, है ना, जो घरेलू व्यापार होते थे, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया था। औद्योगिकरण का युग था जिसके कारण इन पर भी प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो ये है कारण। दूसरा, विकास की धीमी गति। 1980 के दशक तक भारत में विकास की जो गति थी वह बहुत धीमी थी। जब भारत कब आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ है 1947 में। 1947 में भारत के आजादी के बाद जो भारत का व्यापार रहा वो बहुत ही विकसित नहीं रहा। वो भारत कृषि प्रधान देश था और कृषि भी बहुत ही उन्नत नहीं थी। तो ये कृषि प्रधान देश होने के, अभी भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस समय जो उसका फोकस था वो कृषि की ओर ही था ज्यादातर, और वो ज्यादा विकसित नहीं हुए। बीच में औद्योगिकरण पर भी जोर दिया गया था, लेकिन फिर भी 1980 के दशक तक भारत पूरा विकसित नहीं हो पा रहा था। इसकी विकास की गति बहुत ही धीमी थी। उसके 80 के बाद कुछ सुधार हुआ, आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान दिया गया, सब कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। और इसी समय जो भारत में जनसंख्या थी उसकी जो विकास की गति थी वो बहुत ही ज्यादा थी। जनसंख्या उच्च गति से बढ़ रही थी, और जनसंख्या के उच्च गति से बढ़ने के कारण और रोजगार के उपलब्ध नहीं रहने के कारण निर्धनता बढ़ती जा रही थी, ठीक है। क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोग मुद्रा कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा नहीं लाएंगे तो वो निर्धन रहेंगे। तो जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हर लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा था। जो रोजगार के अवसर आ रहे थे, औद्योगिकरण हो रहा था, कंपनियां बैठ रही थी, लेकिन जो व्यापार हो रहा था उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं हो पा रही। जितनी जनसंख्या बढ़ रही थी उतने लोग काम पर नहीं लग पा रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि निर्धनता कैसे कैसे बढ़ी। तो यहाँ पर और एक बताया गया है कि सिंचाई और हरित क्रांति का प्रसार हुआ और भारत के ये कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा। मैंने अभी बताया कि भारत में कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था। इसी बीच हरित क्रांति 1966 के आसपास आया था, ठीक है। हरित क्रांति में क्या हुआ था? फसल का उत्पादन 3 से
4 गुना तक बढ़ गया था। नई नई आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण खेती 3 से 4 गुना बढ़ गई थी। लेकिन यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश इन राज्यों तक ही सीमित थी। ये भारत के बहुत सारे राज्य जो थे उनमें विकसित नहीं हो पाई थी, जिसके कारण हरित क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ राज्यों तक ही पड़ा था, जिसके कारण अन्य राज्य इससे अछूते रहे और वो विकसित नहीं हो पाए और निर्धन बने रहे। अगला है रोजगार की अनुपलब्धता। मैंने यहाँ कुछ समय पहले बताया कि यहाँ पर औद्योगिकरण के लिए मशीनीकरण चल रहा था, कंपनियां बैठ रही थी, लेकिन जनसंख्या जितनी तेज गति से बढ़ रही थी उतनी तेज गति से कंपनियां नहीं बढ़ रही थी। तो इसलिए हर किसी के लिए रोजगार पाना मुश्किल था, इसलिए भी निर्धनता बनी रही। और अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में भारत के कुटीर उद्योग धंधों को बहुत ही कम कर दिया था, लगभग नष्ट ही कर दिया था। तो ये भी एक कारण है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। ठीक है, यहाँ पर एक और कारण आप देखेंगे कि अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी हैं, जिसके कारण भारत के लोग निर्धन बने रहे। तो वो और क्या क्या कारण ही हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में संस्कृति और सामाजिक चीजों में बहुत सारे पूजा पाठ होता है, बहुत सारे रीति रिवाज मनाए जाते हैं, और भारत के लोग जो होते हैं इन सब पर विशेष ध्यान देते हैं। वो मेहनत से ज्यादा भगवान पर विश्वास करते हैं। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। वो पूजा पाठ अनुष्ठान इसी में लगे रहते हैं। ठीक है, और उनका खर्च जो होता है इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, आप अपने घर में ही भी आप देखते होंगे कि पूजा पाठ जो होता है उसमें लोग कितना खर्च कर देते हैं, शादी विवाह में पूरा खर्च करते हैं, कोई मर जाता है उसमें भी खर्च करते हैं। तो बहुत सारे रीति रिवाज के कारण भारत के लोगों का खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो खर्च होने के कारण उनका बचत कम होता है, बचत कम होने के कारण वो निर्धन बने रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज बताया गया है, अत्यधिक ऋणग्रस्तता। और इसी के कारण बहुत सारे यहाँ पर देखे होंगे भारत के लोग निर्धन हैं, और निर्धन होने के कारण वो ऋण लेते हैं। ऋण लेने के बाद वो चुका भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको व्यापार करते हैं, मान लीजिए वो नहीं चुका पाए या फिर गरीब बने रहते हैं, और गरीबी के कारण उनको लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। नहीं चुका पाने के कारण उन पर ऋण का दबाव बढ़ते चले जाता है। और एक और आप चीज जानते ही होंगे कि गांव में जो होता है बैंकों का पहुंच उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए गांव के लोग मुख्यतः साहूकार से ऋण ले लेते हैं या पड़ोसियों से ऋण ले लेते हैं, और उनके कारण उनका जो ब्याज दर होता है वो ज्यादा होता है, और जिसके कारण वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। और ऋण जाल में फंसने के कारण वो निर्धनता के दुष्चक्र में वो फंसे रहते हैं। ठीक है, अब देखे होंगे कि जो ऋण लेने के बाद नहीं चुका पाता है, मान लीजिए कोई आदमी है 10,000 रुपया ऋण लिया, ठीक है, नहीं चुका पाया एक साल में, अब एक साल में इसका 10,000 का कुछ पैसा चुकाया भी है, मान लीजिए 10,000 का 5,000 चुकाया, और ये 5,000 बचा, ये अगला साल बढ़ गया, इसका ब्याज बढ़ के और आगे बढ़ जाता है। यही आपका ब्याज दिन बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि जो साहूकार होता है उनका ब्याज दर 20-25% होता है साल का, या उससे भी ज्यादा होता है। तो जितना ब्याज दर होगा तो ये दिन ब दिन बढ़ते चले जाएगा, और बढ़ते चले जाने से क्या होता है, जो ऋण जो मूलधन है वो भी मूलधन तो है ही, उसका ब्याज उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण भी लोग ऋणग्रस्त लोग और निर्धन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं निर्धनता के, जैसे कि अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भूमिहीनता है, और भी बहुत सा कारण जो आपने इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा, जो आपके बुक में भी दिया गया है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं निर्धनता के। यहाँ कुछ अन्य कारण थे जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये थे निर्धनता के कारण। अब हमने देखा निर्धनता के कारण क्या है, अब हम देखेंगे निर्धनता के उपाय क्या है, क्या क्या उपाय किए गए हैं। भारत सरकार भी चाहता है कि निर्धनता की दर को कम किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत के लोग निर्धन रहेंगे तो वैश्विक स्तर पर भारत का जो इमेज है वो खराब होगा। भारत चाहेगा कि यहाँ के रहने वाले लोग भी समृद्ध हों, निर्धन ना रहें। इसलिए भारत भी प्रयास करता है, भारत सरकार भी प्रयास करती है कि
यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाया जाए, इसलिए वो कुछ उपाय करती है, जिनमें से कुछ उपाय निम्न हैं। यहाँ पर देखिए भारत सरकार के द्वारा किए गए कुछ उपाय ये हैं: आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, आर्थिक समृद्धि मतलब समृद्ध करने का प्रयास। तो भारत सरकार क्या करती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का प्रयास करती है। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगा कि नई नई कंपनियों को फोकस किया जाएगा। जो बैंक होता है, बैंक को फोकस किया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ऋण बांटे। ऋण बांटने से क्या होगा, पैसा बाजार में आएगा, बाजार में आएगा तो ज्यादा लोग ऋण लेंगे, तो ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा व्यापार और रोजगार उत्पन्न होगा, और बहुत सारा काम जो सरकार चाहती है कि लोग समृद्ध हों। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा उपाय सरकार करती है। 1980 के बाद से जो कुछ सुधार होना शुरू हुआ था, वो ये समृद्धि उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था। कहा जाता है, आपको बुक में भी दिया गया है कि 1980 के बाद भारत की जो समृद्धि दर थी 3.5% से लेकर 3.5% से लेकर 6% तक हो गया था। तो समृद्धि यानी कि भारत में जो संरचनात्मक विकास है और यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय को कुछ हद तक बढ़ाया गया था। ठीक है, तो सरकार इस समृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। और देखिए समृद्धि के बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। तो वो उपाय क्या क्या है, तो वो है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लक्षित मतलब लक्ष्य किया गया है कि ये जो निर्धन क्षेत्र है उनको विकसित किया जाए, क्योंकि जो ये समृद्धि वाला पार्ट है, समृद्धि कहाँ पर हो पाता है, समृद्धि हो पाता है ज्यादातर आप देखेंगे भारत सरकार जो योजना लाती है वो शहरों तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, अब वो ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाता है, तो ग्रामीण तक पहुंच बनाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए जो कि इसके अंतर्गत आता है लक्षित निर्धनता और निरोधी कार्यक्रम। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे मनरेगा, या इसको नरेगा के रूप में ये शुरुआत था। नरेगा के विषय में आप हर बच्चे या लोग जानते ही होंगे। तो नरेगा क्या है, नरेगा देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखते हैं। पहले था नरेगा, एम हटा देते हैं, नरेगा यानी कि पहले था नेशनल, यहाँ नेशनल छूट गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यहाँ नेशनल छूट गया है ना, इस जगह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अगर हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। तो यहाँ पर जो बताया गया 2005 में ये अधिनियम बना था। इस अधिनियम में बताया गया था कि भारत में जो लोग रहते हैं, ये जो अधिनियम है पहले 200 से ही शुरू हुआ था। तो ये यहाँ पर ये बताया गया था कि यहाँ पर जो लोग रजिस्टर करेंगे अपने आप को, यहाँ पर अपना नाम लिखवाएंगे, आवेदक बनेंगे कि मुझे नौकरी करना है, उन लोगों को 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाएगा। और ये जो रोजगार होगा वो उसको उसी के गांव में दिया जाएगा। मान लीजिए आप अपना रोजगार के लिए नाम यहाँ पर आवेदित करते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं कि मुझे भी काम करना है, तो आपको आप ही के गांव में काम मिलेगा, वो भी 100 दिन का, वर्ष में 100 दिन का काम आपको गारंटी देता है सरकार। ठीक है, तो ये है नरेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा है 2005, 2006, 2009, इसके विषय में मैं थोड़ा बता दूं। देखिए 2005 में ये अधिनियम बना था। ठीक है, 2005 में ये अधिनियम बना था। उसके बाद 2006 में ये लागू हुआ था। पता है पहले नियम बनता है, लागू होता है कुछ समय बाद, तो लागू हुआ था 2006 में, और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया था। क्यों? एम से आता है महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, तो उसीलिए इसको मनरेगा कहा जाता है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहाँ पर गारंटी दिया जाता है कि 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा। अगर रोजगार नहीं दे पाती है सरकार तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं भी देखेंगे। तो यहाँ पर
कुछ और बातें बताई गई है कि यहाँ पर 1/3 काम महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जो भी काम होगा 100 में 33 लोग मान लीजिए, 1/3 लोग महिलाओं के लिए आरक्षित। यहाँ पे 1/3 महिलाएं ही होंगी, क्योंकि महिलाएं गांव में ही रहती है और महिलाओं को गांव में ही काम चाहिए होता है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण दिया जाए, और महिलाओं के पास कुछ पैसा आएगा तो घर को अच्छे ढंग से भी चलाती है। ठीक है। और यहाँ पर मजदूरी दर जो है वो पहले से काफी बढ़ गई। पहले 65 रुपया से शुरुआत हुआ था, फिर 132 रुपया हुआ, और अभी हाल के दिनों में ये फिर और बढ़ा है। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है, मजदूरी दर जो है 281 रुपया कहाँ के लिए है? हरियाणा के श्रमिकों के लिए, हरियाणा के मजदूर के लिए है ये 281 रुपया, और बिहार और झारखंड के लिए है 168 रुपया। ठीक है। और ये बांट दिया गया, और अन्य राज्यों में भी कुछ कुछ रखा गया। इसी प्रकार पहले से बढ़ा है, जो भी है दर, मजदूरी दर वो पहले से बढ़ गया है। तो मजदूरी हेतु जो होता है, मजदूरी जो दिया जाता है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देता है पैसा। ठीक है। तो केंद्र सरकार इसके लिए क्या बनाता है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। तो राष्ट्र का जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा, और राज्य का होगा जो राज्य का होगा, जैसे कि राज्य रोजगार गारंटी कोष, ये राज्य सरकार बनाएगा। ठीक है। और यहाँ 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर 15 दिन के अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है। यानी 100 दिन का रोजगार गारंटी है, किस एक्ट में? नरेगा में। ठीक है। दूसरा कार्यक्रम है काम के बदले अनाज। तो सरकार भी चाहती है कि निर्धनता ना रहे, लोगों के पास खाद्यान्न की उपलब्धता हो, उसको काम मिले, गांव में ही काम मिले। तो इसके लिए भी एक और योजना लाई सरकार 1993 में, नहीं 2004 में। यह है देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह उन ग्रामीण निर्धनों के लिए है जो मजदूरी पर रोजगार चाहते हैं, और कुशल शारीरिक श्रम वाले भी यहाँ काम कर, और कुशल शारीरिक श्रम, जैसे कि लोग कुछ काम नहीं भी जानते हैं तो भी उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा। ठीक है। और कुशल हैं, उनको कुछ काम नहीं आता, फिर भी कुछ उनको काम दिया जाएगा, ताकि उनके हिसाब से उसको जो भी काम मिले वो कर ले, और उसमें कुछ उनको पैसा मिलेगा, और कहीं कहीं अनाज भी मिलता है। तो ये योजना आया, और इस योजना का इसमें विलय कर दिया गया, नरेगा में इसका विलय कर दिया गया है। ये कब बना था? 2004 में। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये किसके लिए था? ये 1993 में आरंभ हुआ है, और ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार के लिए ये स्वरोजगार उपलब्ध कराता है, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देता है। स्वरोजगार क्या है? जो खुद के लिए रोजगार उत्पन्न करना। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके गांव में ही बकरी पालन का ट्रेनिंग दिया जाता है ना, सुअर पालन का ट्रेनिंग दिया जाता है, अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, मोमबत्ती बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, मछली पालन का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये सब ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि आप ये सीखें और अपना रोजगार खुद उत्पन्न करें, किसी से नौकरी मांगने ना जाएं, आप अपना रोजगार खुद बनाएं और आप दूसरे लोगों को नौकरी दें, ये सरकार चाहती है। तो यही है स्वरोजगार उत्पन्न करना। ठीक है। तो इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अगला है ग्रामीण रोजगार सृजन। ये कब आया? 1995 में। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और छोटे शहरों में स्वरोजगार। इसका भी वही सेम उद्देश्य है, ग्रामीण और छोटे शहरों में स्वरोजगार को उत्पन्न किया जा सके। अगला है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ये 1999 में आया था, और इसका उद्देश्य था सहायता प्राप्त निर्धन परिवार को बैंक ऋण और SHG के माध्यम से निर्धनता रेखा के ऊपर लाना। SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह बना करके बैंक के द्वारा उसे ऋण प्रदान किया जाए। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? 10 से 15 लोग मिलकर कोई काम करते हैं, जैसे मछली पालन का काम हो रहा है, तो गांव में 10-15 लोग मिल करके खेत को खुदाई करके तालाब बनाएंगे, वो मछली पालन करेंगे,
और उसमें जो खर्चा लगेगा उसमें कुछ खर्चा जो होगा बैंक के द्वारा दिया जाएगा, SHG। तो ये जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की मदद खुद से, ठीक है। इसमें बैंक भी मदद करता है कि लोग अपना रोजगार उत्पन्न करें और सब मिलकर काम करें। तो SHG को हेल्प कर, SHG का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और सरकार के द्वारा उसे मदद किया जाता है, ठीक है। तो सहायता प्राप्त निर्धन परिवार, कुछ निर्धन परिवारों के द्वारा ये SHG बनाया जाता है, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस ग्रामोदय योजना कब बना है? 2000 में, और इसका उद्देश्य था गांव का विकास करना, ग्राम का उदय करना। ग्रामोदय यानी ग्राम का उदय, गांव का उदय करना। गांव का उदय कैसे होगा? वहां जो जो सुविधाएं हैं उनको विकसित करना, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा आदि को केंद्रीय सहायता, केंद्र की ओर से ये मदद की जाती है और जिससे इसको विकसित किया जाता है, गांव को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। गांव विकसित होगा तो वहां रहने वाले लोग विकसित होंगे और निर्धनता दूर होगी, ठीक है। तो ये कुछ उपाय है। एक और उपाय है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? सरकार चाहती है कि हर किसी के पास भोजन पहुंचे, तो भोजन पहुंचे इसके लिए सरकार क्या करेगी? जो सरकार 1 या 2 रुपए किलो अनाज लोगों को देती है, गरीब लोगों को 1 या 2 रुपए किलो में अनाज मिलता है, आप लोग भी लेते ही होंगे शायद। तो ये अंत्योदय अन्न योजना है। इससे क्या होता है? लोगों के पास अनाज पहुंचा, तो कम से कम उनका भूख तो दूर करती है सरकार। तो ये सारी कुछ योजनाएं हैं जिनके कारण गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया है। और अगला पॉइंट आपके पुस्तक में दिया गया भावी चुनौतियां। भावी चुनौतियां मतलब सरकार अब प्रयास तो कर रही है कि निर्धनता जो है व्याप्त उसको कम करे, उसके लिए बहुत सारे आपने योजनाओं को देखा। इसके बावजूद भी अभी भी निर्धनता बनी हुई, कम तो जरूर हुई है लेकिन निर्धनता बनी हुई है। तो सरकार के पास चुनौती है कि अभी भी रोजगार उत्पन्न करे और लोगों की निर्धनता दूर करे। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और आपको भी प्रयासरत रहना है, अपने आप को शिक्षित करके। आप शिक्षित होंगे तो भारत का जो ये प्रयास है ये पूरा होगा, क्योंकि शिक्षित लोग ही अपने आप को विकास कर पाते हैं और विकास कर पाएंगे अपने आप का तो आप निर्धनता से ऊपर आएंगे। तो आप प्रयास करें और अपने आप को निर्धनता रेखा से ऊपर लाएं, ये आप पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ बताया गया सारा चीज समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। धन्यवाद।